ई साल कप नाम दे या ई साल कप रहने ही दे। ऑक्शन के बाद फैंस ने आरसीबी का बवाल काट दिया। इंटरनेट पर मीम्स की बौछार है और इन बौछारों के बीच एक सवाल, क्या 2024 में आईपीएल की ट्रॉफी आरसीबी उठा पाएगी? बहुत सारों का मानना है कि बाबू आरसीबी इस बार तो आपसे होने वाला नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट ने ऑक्शन टेबल पर वो कर दिया, उसके बाद सभी के निशाने पर आरसीबी आ गए हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, ऑक्शन का स्वॉट एनालिसिस करने वाले हैं, आरसीबी के प्लस पॉइंट को समझने वाले हैं और देखने वाले हैं आरसीबी की क्या स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से वो अभी भी 2024 में आईपीएल की विजेता बन सकते हैं। आज की वीडियो में है बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। लेट्स गेट स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान कुमावत और आप देख रहे हैं आईपीएल स्पेशल्स। आज बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, जिन्हें रॉयल चैलेंज अपने ही मैनेजमेंट से मिला, ऑक्शन टेबल पर मिला। इतना अच्छा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की तरफ से निकलकर नहीं आया जितनी एक्सपेक्टेशन तमाम फैन और आरसीबी के लोग इनसे कर रहे थे। मैनेजमेंट ने ऑक्शन टेबल पर थोड़ा सा खराब काम किया, उन खिलाड़ियों को परचेज किया जिनकी जरूरत टीम को थी नहीं, बहुत बड़ी रकम कई खिलाड़ियों पर अनावश्यक खर्च कर दी। आज की वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आरसीबी की स्ट्रेंथ को समझते हैं, आरसीबी की रिक्वायरमेंट को समझते हैं। रिक्वायरमेंट में आरसीबी को 2 ओवरसीज और एक इंडियन तेज गेंदबाज की जरूरत थी, जो गेंदबाजी के डिपार्टमेंट को थोड़ी सी मजबूती दे। हालांकि अवेलेबिलिटी पर आप नजर डालेंगे तो रीस टॉपली और कैमरॉन ग्रीन जैसा खिलाड़ी खेमे में शामिल है। ओवरसीज गेंदबाज बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन रीस टॉपली के साथ प्रॉब्लम इंजरी कंसर्न वाली दिखती है। कैमरॉन ग्रीन भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे क्या? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां भी लग रहा है। ऐसे में मोहम्मद सिराज पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और इकलौते मोहम्मद सिराज ही होंगे जिन पर एक बहुत बड़ा दबाव नजर आएगा। आकाशदीप, राजन कुमार और वैशक कुमार विजय जैसा खिलाड़ी बैकअप के रूप में अवेलेबल तो है, लेकिन ये सभी के सभी इतने बड़े नाम नहीं है जिन पर कॉन्फिडेंस आप शो कर सकें। लेकिन आरसीबी ने ऑक्शन टेबल पर क्या किया? लॉकी फर्ग्यूसन को लिया। लॉकी फर्ग्यूसन के पास रफ्तार है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। अल्जारी जोसेफ इकोनॉमिकल साबित नहीं होते, 11 करोड़ की बड़ी राशि दे दी और यहीं पर आरसीबी सभी के निशाने पर आ गई। यश दयाल को भी 5 करोड़ से ज्यादा की राशि देकर अपने खेमे में शामिल किया। आरसीबी ने गेंदबाजी डिपार्टमेंट में बहुत खराब सिलेक्शन किया, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी होप आरसीबी की इसी गेंदबाजी से अब बनती भी दिख रही है और सभी का मानना है कि आरसीबी की गेंदबाजी यूनिट अच्छा प्रदर्शन इस बार कर सकती है। हालांकि एक टॉम करन जैसा बॉलिंग ऑलराउंडर भी आरसीबी ने चुना। टॉम करन वो खिलाड़ी हैं जो सैम करन के भाई तो हैं, 192 टी20 डोमेस्टिक मुकाबले खेल चुके हैं, दुनिया भर की तमाम लीग खेलने का इनके पास अनुभव है, विकेट टेकिंग एबिलिटी भी इस खिलाड़ी में नजर आती है। आरसीबी की दूसरी रिक्वायरमेंट पर आप गौर करें तो मिडिल ऑर्डर में एक इंडियन बल्लेबाज की तलाश आरसीबी कर रहा था, लेकिन आरसीबी ने इतना बड़ा नाम अपने खेमे में शामिल नहीं किया। अवेलेबिलिटी पर नजर डालें तो अनुज रावत, रजत पाटीदार, सुयश प्रभुदेसाई, दिनेश कार्तिक और मनोज जैसा खिलाड़ी इनके खेमे में शामिल है। लेकिन आरसीबी गए सौरभ चौहान की ओर, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में कुछ अच्छा प्रदर्शन किया और इसी लिहाज से शायद मैं सौरभ चौहान को खेमे में शामिल किया। सौरभ चौहान टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट के बल्लेबाज हैं और इनका स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा का नजर आता है। आरसीबी की एक और रिक्वायरमेंट थी, एक रिस्ट स्पिन गेंदबाज। हालांकि अवेलेबिलिटी पर नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपको करण शर्मा दिखेंगे, यहाँ पे आपको हिमांशु शर्मा नजर आएंगे जो राइट आर्म लेग स्पिन गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। महिपाल लॉम्ब्रोड जैसा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है। मयंक डागर भी इसी शैली के गेंदबाज नजर आते हैं। राइट आर्म ऑफ ब्रेक ग्लेन मैक्सवेल आपको फेंकते हुए दिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आरसीबी को एक बड़े नाम की तलाश थी। आरसीबी इस ओर भी नहीं गया, सिर्फ स्वप्निल सिंह को अपने खेमे में शामिल किया और बेस प्राइस पर इन्हें ले लिया। आरसीबी कहीं ना कहीं स्पिन डिपार्टमेंट में भी थोड़ी सी चूक गई है, लेकिन फिर भी आरसीबी का स्वॉट एनालिसिस क्या कहता है, स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है? स्ट्रेंथ पर आप नजर डालेंगे तो वहां पे आपको नजर आएगा केजीएफ, वर्ल्ड टेस्टेड बैटिंग ऑर्डर। कमाल का ये केजीएफ है। कोहली है, ग्लेन मैक्सवेल है, फाफ डुप्लेसिस है, 3 खिलाड़ी, इसका मतलब 14,000 से ज्यादा आईपीएल रन, 101 हाफ सेंचुरी और 7 शतक। इतना बढ़िया, इतना बड़ा नाम वाला टॉप ऑर्डर किसी भी फ्रेंचाइजी का नहीं है जिनके पास इतने सारे अर्धशतक, शतक और रन दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आरसीबी केजीएफ पर बहुत कुछ डिपेंडेंट रहने भी वाली है। मुझे लगता है आरसीबी की ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी और आरसीबी को यदि टूर्नामेंट में कुछ बड़ा करना है, ट्रॉफी को उठाना है, तो केजीएफ को बहुत रन बनाने होंगे और गेंदबाजों को
बहुत रन बना के देने भी होंगे। कहीं ना कहीं ऑलराउंडर की भी सूची आरसीबी के लिए प्लस पॉइंट वाली लग रही है, क्योंकि दो बड़े ऑलराउंडर हैं जो बराबर सा कंट्रीब्यूशन करते हैं। गेंद से जितना अच्छा कमाल करते हैं, बल्ले से ही उतनी अच्छे रन बनाते हुए भी नजर आते हैं। ग्लेन मैक्सवेल, कैमरॉन ग्रीन, इतने अच्छे दो ऑलराउंडर शायद किसी भी और फ्रेंचाइजी के पास नहीं है, या यूं कहे बहुत कम फ्रेंचाइजीज के पास नजर आते हैं। लेकिन वीकनेसेस पर गौर करें, आरसीबी की चिंताएं यहाँ सबसे ज्यादा आप बढ़ते हुए देख सकते हैं, क्योंकि गेंदबाजी डिपार्टमेंट में बड़ा नाम नहीं है। जैसे मुंबई के पास जसप्रीत बुमराह है, गुजरात के पास मोहम्मद शमी है, आप देखें राजस्थान तो वहां ट्रेंट बोल्ट नजर आएंगे, कोलकाता नाइट राइडर्स मिचेल स्टार्क दिखेंगे, सनराइजर्स हैदराबाद के पास भी पैट कमिंस जैसा गेंदबाज है, लेकिन ऐसा गेंदबाज, इतना बड़ा नाम वाला गेंदबाज आरसीबी के पास नहीं है। हालांकि लॉकी फर्ग्यूसन, अल्जारी जोसेफ और रीस टॉपली है, लेकिन तीनों के साथ समस्याएं हैं। रीस टॉपली इंजरी कंसर्न वाले खिलाड़ी नजर आते हैं, लॉकी फर्ग्यूसन कंसिस्टेंट दिखते नहीं है, और अल्जारी जोसेफ की इकोनॉमी लगभग 10 की नजर आती है। कहीं ना कहीं चिंताएं तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट पर आप जरूर देखेंगे। चिंताएं देखेंगे फिनिशर के रोल में अदा होने वाले खिलाड़ी की, क्योंकि यहाँ पे दिनेश कार्तिक का नाम निकल कर आता है। 2022 जैसी परफॉर्मेंस कर गए तब तो आरसीबी की लॉटरी खुल जाएगी, नहीं तो आरसीबी लोअर मिडिल ऑर्डर और फिनिशर की भूमिका में भी जूझता हुआ नजर आएगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी में वो खिलाड़ी जो आरसीबी के लिए बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, या यूं कहा जाए उन लोगों के लिए बड़ा मंच है। रजत पाटीदार इसमें आते हैं, महिपाल लॉमरोर का आप नाम शामिल कर सकते हैं, यश दयाल जिन्हें 5 करोड़ से ज्यादा की राशि देकर आरसीबी ने अपनी खेमे में शामिल किया, प्लेइंग 11 में खेलते हैं, तो मैं समझता हूं इनके लिए बहुत बड़ा मंच है। क्योंकि यहां पर अगर यश दयाल ने कुछ अच्छा किया, कुछ बड़ा कमाल करके दिखाया, तो फिर 2023 की यादों को पूरी दुनिया भूल जाएगी, और यश दयाल एक बहुत प्रॉमिसिंग खिलाड़ी के रूप में आपको यहाँ पर देखे जा सकते हैं। करण शर्मा जैसे खिलाड़ी के लिए भी बड़ा मंच है, क्योंकि एक रिस्ट गेंदबाज जो सबसे ज्यादा उम्मीदें आरसीबी किसी पे करेगा तो वो करण शर्मा ही होंगे। थ्रेट की बात की जाए तो केजीएफ पर पूरा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर डिपेंडेंट रहने वाला है, और इन्हीं की बैटिंग के आधार पर ये जो रन बनाएंगे, उसी के आधार पर आरसीबी की जीत और हार तय होने वाली है। कहीं ना कहीं बॉलिंग यूनिट भी है जो पूरी तरह से लक पर निर्भर कर रही है। अब दोस्तों बनाते हैं वो प्लेइंग 11 जो हमारे अनुसार परफेक्ट हो सकती है। ऐसे तो 3-4 कॉम्बिनेशन प्लेइंग 11 के बन सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बताएंगे हमारे अनुसार क्या बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए और कहां पर आरसीबी मजबूत हो सकती है। फाफ डुप्लेसिस के साथ विराट कोहली ओपन करते हुए नजर आएंगे, और ये फिक्स है, और यही एक मजबूत पेयर भी लग रहा है, क्योंकि हमेशा फाफ और विराट ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। नंबर 3 पर मुझे लगता है कि रजत पाटीदार या अनुज रावत को आना चाहिए। यदि पहला विकेट जल्दी गिर जाए तो डेफिनेटली रजत या अनुज में से किसी एक को भेजना चाहिए, क्योंकि फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में ग्लेन मैक्सवेल और कैमरॉन ग्रीन में से एक आके पारी को संभाल सकता है। अगर जल्दी विकेट नहीं गिरता है तो फिर नंबर 4 पर ग्लेन मैक्सवेल को आना चाहिए, नंबर 5 पर पोजीशन संभालनी चाहिए कैमरॉन ग्रीन को, और 2 ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों पर सारा दारोमदार है, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल वर्ल्ड कप में अच्छी फॉर्म में नजर आए, ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाकर आए। ग्लेन मैक्सवेल के साथ साथ कैमरॉन ग्रीन पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, और आरसीबी इन पर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहने वाली है। फिनिशर की भूमिका में मुझे लगता है कि दिनेश कार्तिक नजर आएंगे, और दिनेश कार्तिक को एक बार फिर खुद को साबित करना होगा। 2022 जैसी परफॉर्मेंस करके दिखानी होगी, रन बनाने होंगे, और एंड में आके 200 की स्ट्राइक रेट से जो 2022 में कारनामा किया, उसी कारनामे को यहाँ पे दोहराना पड़ेगा। मुझे लगता है महिपाल लॉमरोर भी एक ऑप्शन होंगे, और फिनिशर की भूमिका में ये भी बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर टीम में रखे जाएंगे, प्लेइंग 11 में बनते हुए दिखेंगे। फिर नाम आता है मोहम्मद सिराज का। गेंदबाजी का डिपार्टमेंट, इकलौते इंडियन तेज गेंदबाज जिन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि फ्रंटलाइन गेंदबाज हैं, विकेट शुरू में चटकाने ही होंगे। फिर नाम आता है कि वैश्यक विजय कुमार को यहाँ पर टीम खिलाती है किसी और को। मुझे लगता है कि वैश्यक विजय कुमार के साथ टीम जा सकती है। लॉकी फर्ग्यूसन को टीम यहाँ पे खिलाएगी, टीम खिलाएगी यहाँ पे यश दयाल को। फिर मुझे लगता है कि करण शर्मा या फिर हिमांशु शर्मा में से किसी एक का नंबर आ सकता है, या इंपैक्ट प्लेयर के रूप में इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो थी दोस्तों हमारी राय, हमारी ओर से आरसीबी की परफेक्ट प्लेइंग 11। लेकिन आपका क्या कहना है, और आरसीबी की परफेक्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।